रमजान मुसलमानों के लिए एक होली मंथ जिसे इस्लाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी माना जाता है। Muslims around the world are marking the start of the holy month of Ramadan. Over 20 million Muslims are celebrating the festival at over 24,000 mosques. मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों अफराद ने मुकद्दस महीने रमजान मुबारक का पहला रोजा इफ्तार किया। ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इस पूरे महीने मुसलमान रोजा यानी कि फास्टिंग करते हैं। Millions of people all over the world come together every evening to celebrate the breaking of the fast at iftar. मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में 99% मुस्लिम्स हर साल फास्टिंग करते हैं रमजान में। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में भी 90% मुस्लिम्स फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं रमजान में। ये सब तो है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि फास्टिंग सिर्फ एक इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है। हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि एंशियन ग्रीक और रोमन्स भी फास्टिंग प्रैक्टिस किया करते थे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम फास्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि फास्टिंग कैसे हिस्ट्री में डीपली रूटेड है। क्या फास्टिंग ओवरऑल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात है या फिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब रोज़ा या फिर फास्टिंग की शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एरा से नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले से फास्टिंग एग्जिस्ट करती थी। कुरान में भी इसका जिक्र है। कहा गया कि रोज़ा तुम पर फर्ज किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाएं तो ऐसा माना जाता है कि उस दौर में भी फास्टिंग हुआ करती थी। नरेशन के हिसाब से जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था, उनका चेहरा डार्क हो चुका था और आदम अलैहिस्सलाम से महीने की 13, 14 और 15 को रोजा रखने को कहा गया था और हर दिन रोजे के साथ साथ उनका चेहरा दोबारा से सफेद होता गया। इसलिए महीने के इन दिनों को अय्यामुल बेद या फिर व्हाइट डेज कहा जाता है। लेकिन फिर एक इस्लामिक स्कॉलर इब्ने अल जौजी ने इसको अनऑथेंटिक और फैब्रिकेटेड फेक हदीस बताया। उन्होंने बताया कि इस हदीस को जिसने भी नरेट किया है उसको लेकर कोई एक्चुअल सोर्स एग्जिस्ट नहीं करती कि वो रियल भी है या फिर नहीं, और साथ ही इसको लेकर कोई इस्लामिक ऑथेंटिक सोर्स भी मौजूद नहीं है। महीने के इन दिनों को व्हाइट डेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त चांद पूरा होता है और साथ ही रातें और ज्यादा रोशन होती हैं। अब दूसरे प्रॉफिट्स की बात करें जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनको लेकर कहा जाता है कि उन्होंने 40 दिन के लिए रोजा रखा था। यहाँ तक कि कुरान में भी इसका जिक्र है। सूरह अल अराफ में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए रुकने को कहा और फिर 10 रातें और बढ़ा दी तो 40 रातें टोटल हुई। स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इसमें फास्टिंग भी इंक्लूड होती है तोरा को रिसीव करने से पहले। तोरा और बाइबल के भी 2 रेफरेंसेस ऐसे बताए जाते हैं जहाँ पर इनडायरेक्टली इस रोजे का जिक्र किया जा रहा है। अब इन टोटल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के लिए रोजा रखा था तोरा को हासिल करने से पहले, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले कुछ ओजी फिलोसोफर्स भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि प्लेटो, पिथागोरस और दूसरे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स। ये 570 to 322 BCE की बात है। लेकिन गेस व्हाट, ये ओजी फिलोसोफर्स भी अपने टाइम पर फास्टिंग किया करते थे अपने इंटेलेक्ट को इनहेंस करने के लिए। पिथागोरस, जो कि हमारे मैथ एक्सपर्ट माने जाते हैं, इनकी वजह से ही आज आधी जनरेशन सफर कर रही है मैथ्स में। ये सीरियसली महीनों फास्टिंग किया करते थे अपनी मेंटल क्लियरिटी और अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक कंडीशन रखी हुई थी कि अगर उन्हें पढ़ना है तो उन्हें फास्टिंग करनी होगी उनकी तरह और उनके रूल्स को फॉलो करना होगा। प्लेटो, जो कि अपनी पॉलिटिक्स और एजुकेशन के लिए माने जाते हैं, उन्होंने भी फास्टिंग को अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने फास्टिंग को एक मेडिसिन की तरह अडॉप्ट किया था। उनके मुताबिक फास्टिंग हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए एक ट्रू मेडिसिन की तरह काम करती है। अब क्या ही कहें, हमारा तो पूरा रोजा ठंडी पानी की बोतलों वाली मीम्स और रील्स को स्क्रॉल करते हुए गुजर जाता है या फिर मकबंग देखने में गुजर जाता है, जबकि उस टाइम के फिलोसोफर्स के लिए फास्टिंग एक लाइफ स्टाइल की तरह थी। अब फाइनली हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं। अब इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने से पहले कुरैशियों के अंदर या फिर अरब ट्राइब्स में फास्टिंग प्रैक्टिस की जाती थी। इसे अशूरा कहा जाता था और आशुरा एक्चुअली इस्लामिक कैलेंडर के एक महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को कहा जाता है। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश ट्राइब रोजा रखा करते थे या फिर फास्ट किया करते थे। ऐसे भी माना जाता था कि इस दिन इसीलिए फास्टिंग की जाती है क्योंकि प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को इसी दिन फिरौन से छुटकारा मिला था। अब फिरौन और मूसा की जो कहानी है वो तो आपको पहले से ही पता होगी, या फिर हम किसी और वीडियो में कभी इसको में भी डिस्कस भी कर सकते हैं। कुरैश के उस टाइम के अपने पिछले प्रॉफिट्स को लेकर बिलीव्स होते थे, जिन बिलीव्स की बेसिस पर वो ये रोजा रखा करते थे। इसके बाद ही एक्चुअल ये 30 दिनों वाली फास्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात लोगों को देना शुरू की। मुसलमानों को रमजान के 30 दिन तक फास्टिंग प्रैक्टिस करने को कहा गया। अब इसके बाद फास्टिंग सिर्फ मुसलमानों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि ज्यूइश और क्रिश्चियंस भी फास्टिंग किया करते थे
थे, बस उनके बिलीव्स हमसे अलग थे। जूविश फास्टिंग करते हैं योम किपुर वाले दिन, यानी कि डे ऑफ अटॉनमेंट। ये इनका होलीस्ट डे होता है जहां पर ये माफी वगैरह मांगते हैं अपने गुनाहों को लेकर, और इसी दिन ये लोग रोजा रखते हैं। फेस्ट ऑफ एस्तर, इस दिन भी ये लोग रोजा रखते हैं अपनी क्वीन एस्तर के लिए, जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए रोजा रखा था। क्रिश्चियंस भी फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं। लेंट यानी कि ईस्टर के 40 दिन पहले ये लोग फास्ट करते हैं। बिल्कुल इस्लाम की तरह की फास्टिंग नहीं होती, लेकिन लोग कुछ तरह का फूड और फिर सर्टेन हैबिट्स वगैरह अपनी छोड़ देते हैं, फास्ट करते हैं 40 दिनों तक के लिए। अब ऐसा भी माना जाता है कि जो अर्लियर क्रिश्चियंस थे उन्होंने जूविश से इंस्पिरेशन ली थी फास्टिंग की, और फिर अपने ट्रेडिशंस में इसको डेवलप किया था। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फास्टिंग को वेट लॉस के लिए भी यूज करते हैं। उनको लगता है कि फास्टिंग प्रैक्टिस करने से वो वेट लॉस करेंगे, और ऐसा होता भी है, बट वो अलग बात है कि पाकिस्तान में लोग रमजान में वेट लॉस करने के बजाय वेट गेन कर लेते हैं somehow, जिसके बारे में हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। बट वेट, फास्टिंग सिर्फ एक डाइट नहीं है बल्कि पूरी साइंस है। योशिनोरी ओसोमी एक जापानीज साइंटिस्ट जिन्होंने 2016 में नोबेल प्राइज जीता था ऑटोफेजी को डिस्कवर करने के बाद। ऑटोफेजी यानी कि एक थ्योरी या फिर एक रिसर्च जो कि सेल किस तरह से खुद को क्लीन करते हैं उसके ऊपर की गई थी। जितने भी आपके बॉडी सेल्स हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, तो वो बस वो वहां बैठकर इंतजार नहीं करते कि वो यूजलेस हो चुके हैं, बल्कि वो खुद से अपने इन डैमेज्ड पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर उनको रिसाइकल कर न्यू हेल्दियर पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद होता कुछ यूं है कि फास्टिंग एक्चुअली में जो ऑटोफेजी वाला पूरा प्रोसेस है इसको ट्रिगर करती है। अगर आप कुछ टाइम के लिए खाना पीना छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं और सर्वाइवर मोड पर चले जाते हैं। अब आपकी बॉडी को तो एनर्जी की जरूरत है, तो आपकी बॉडी कैसे एनर्जी लेगी जब आपकी बॉडी के अंदर खाना मौजूद नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होंगे इनफ। आसान लफ्जों में आपकी बॉडी में जितना भी पुराना माल पड़ा हुआ होता है, आपकी बॉडी उसको क्लीन करती है, उसको खत्म करती है, उसको तोड़ती है और उसको एनर्जी के तौर पर बॉडी के लिए यूज करती है। एक और बड़ा फैक्ट ये है कि फास्टिंग एक्चुअली में आपकी हेल्प करती है ज्यादा देर तक यंगर या फिर हेल्दियर रहने के लिए। एनिमल स्टडीज जो कि चूहों के ऊपर की गई थी, उसमें बताया गया कि वो चूहे जिन्होंने कम खाया था वो ज्यादा देर जिंदा रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सेम चीज इंसानों पर भी अप्लाई होती है। अब हार्ट पेशेंट्स अगर रेगुलरली फास्टिंग करते हैं तो उनके जल्दी मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। फास्टिंग की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ब्लड शुगर और लोअर ब्लड प्रेशर को, जो कि डायबिटीज के रिस्क को कम कर देता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट डिजीज भी प्रिवेंट हो जाती है। फास्टिंग कैंसर की खुली दुश्मन है। अब स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि फास्टिंग से केमोथेरेपी बहुत बेहतर काम करती है, और केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, जैसे कि कम फटीग फील होना और बेटर रिकवरी होना। फास्टिंग का सेल क्लीनअप सिस्टम यानी कि ऑटोफेजी, जिसे हमने पहले एक्सप्लेन किया, ये आपकी हेल्प करता है अल्जाइमर या फिर ब्रेन कैंसर के जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको क्लीन करने में। और ये सब बातें नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इसको एज अ प्रैक्टिस यूज किया जाता है। जर्मनी और स्पेन में मेडिकली सुपरवाइज्ड फास्टिंग प्रोग्राम चलाते हैं जो ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। अब इसको इस तरह से मत लेना कि हाँ फास्टिंग इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है, डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, डॉक्टर के पास आपको कभी भी जाना होगा, अपना पैसा लगाना होगा। बात ऐसी है कि ये सारी जो बीमारियां हैं इनको प्रिवेंट करता है फास्टिंग, यानी कि रोजा रखने से आप इन बीमारियों से बच सकते हो। ये इलाज नहीं है, इलाज में और बचने में बहुत फर्क होता है। अब लास्टली फास्टिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे फास्टिंग एक्चुअली में आपकी मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकती है। आजकल हमारा दिमाग ओवरलोडेड है सोशल मीडिया, जंक फूड, नोटिफिकेशंस, स्ट्रेस, इस सब के साथ फास्टिंग एक नेचुरल डोपामिन डिटॉक्स है। जब आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी अननेसेसरी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीख जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? लेस एंजाइटी, बेटर फोकस और ओवर स्टिमुलेशन से ब्रेक। स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल भी डाउन हो जाता है। जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करती है। स्टडीज कहती हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को फास्टिंग रिड्यूस कर सकती है। जब आपकी बॉडी फास्टिंग मूड पर होती है तो एक प्रोटीन BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, रिलीज होता है जो आपके ब्रेन को रिपेयर करता है और मूड को बूस्ट करता है। अब कभी आपने नोट किया है कि जब आपका पेट भरा हुआ होता है, यानी कि आपने अच्छे से खाना वगैरह खाया होता है, तो उसके बाद भी आपका ब्रेन स्लो फील करता है, आपको लेजी फील होता है, आपको प्रोडक्टिव फील नहीं होता। उसके पीछे का रीजन है इंसुलिन स्पाइक और एनर्जी डिप। फास्टिंग में क्या होता है, जब आपका पेट खाली होता है, आपने ज्यादा नहीं खाया होता, तो आपका ब्रेन और तेजी से काम करता है और ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। हाँ, ऐसा कई लोगों का मानना है कि खाना ज्यादा खाना आपको प्रोडक्टिव बनाता है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा के लिए फास्टिंग करो, लेकिन कुछ टाइम के लिए फास्टिंग करना, कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी पर से ये एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालना आपकी हेल्प कर सकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सबसे बड़ी चीज जो कि फास्टिंग में हमें सीखने को मिलती है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। आपका इंपल्सिव बिहेवियर या फिर एक्सेसिव ईटिंग, ऐसी
हमारी बहुत सी बुरी आदतें हैं जो कि हम डेली करते हैं। जब आप फास्टिंग करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। आपके सामने खाना मौजूद होता है लेकिन आपका सेल्फ डिसिप्लिन या फिर सेल्फ कंट्रोल इतना ज़्यादा होता है कि आप उस खाने को हाथ नहीं लगाते। यहाँ से आप खुद को ट्रेन करते हो, अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हो, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है फास्टिंग का। ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान अपने खाने की हैबिट्स को कंट्रोल कर सकता है, वहाँ पर अपना डिसिप्लिन ला सकता है, वो अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी सिचुएशन में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। क्योंकि खाना हमारे डोपामीन को एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए हम शौक से खाना खाते हैं। और अगर हम उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने डोपामीन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ के लिए। एंड यस, अगर आपको डोपामीन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में हमने डोपामीन के बारे में बात की है डिटेल में, तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे लिए फास्टिंग मे बी एक महीने की बात होती है जहाँ पर हम ठीक से फास्टिंग करते भी हैं या फिर नहीं करते, लेकिन फास्टिंग डीपर लेवल पर हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। वेल, अब तक के लिए इतना ही। रमज़ान कैसे इकोनॉमिकली कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाता है और साथ ही रमज़ान के टाइम पर कौन कौन से बिजनेसेस चल रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उस पर भी वीडियोस बनानी चाहिए, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इस रमज़ान हम इन सभी टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर कर ही लेंगे। एंड ऑल्सो जाने से पहले आपकी रोज़ा खुशाई कब हुई थी, यानी कि आपने किस एज में रोज़ा रखना स्टार्ट किया था, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड यस, रमज़ान करीम बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।